हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मेरा एक चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर Q। और ये चार्ज जो है नेगेटिव नेचर का है, एक नेगेटिव चार्ज है और जिस पॉइंट पर हम चार्ज को रख रहे हैं उस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं पॉइंट ए। इसी पॉइंट ए के बाद हम दूसरा चार्ज ले रहे हैं, वो पॉइंट हमारा हो जाएगा बी और इस बी पॉइंट पर जिस चार्ज को हम रख रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मतलब इस डायपोल के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर की अगर हम बात करें तो एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। इस डायपोल की डिस्टेंस, इस सेपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो सेपरेशन रहने वाला है वो रहेगा हमारा 2L, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में इसे डिफाइन किया था। अब हम एक लाइन ज्वाइनिंग ले रहे हैं इस डायपोल को जो ज्वाइन कर रहा है। तो इस डायपोल की लाइन ज्वाइनिंग पर, मतलब अगर मैं इस डायपोल को, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करूं या मैं इस तरफ एक्सटेंड करूं तो इस डायपोल की इस एक्सटेंडेड लाइन पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहा हूं तो यही हमारी एक्सियल पोजीशन हो जाती है, मतलब एंड ऑन पोजीशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल इस तरफ की इस एक्सटेंडेड लाइन को रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और फिलहाल इस बी पॉइंट की तरफ इस लाइन ज्वाइनिंग को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि हमारा डायग्राम जो है वो थोड़ा और अच्छे से बन पाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नाम देने वाला हूँ पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर हम फाइनली अगर बात करें तो हम हमारे टेस्ट चार्ज को रखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। अब इस पी पॉइंट की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हम अगर बी से पी पॉइंट के डिस्टेंस ले, फिर अलग से ए पॉइंट के डिस्टेंस ले, थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इस डायपोल का एक मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ डायपोल का मिड पॉइंट, जिसे हम नाम दे रहे हैं ओ। और इस मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो इस मिड पॉइंट ओ से पी पॉइंट की डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल आर। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज है, फिलहाल हमारे पास सिस्टम के अंदर तीन चार्ज हो गए हैं, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू और हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। अब रही बात कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो वैलिड है केवल दो ही चार्जेस के लिए और यहाँ पर इस सिस्टम में हमारे पास कुल तीन चार्जेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, दो चार्ज का ग्रुप बनाएंगे और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉइंट बी से पी की डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो पहली चीज अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो वो ये कि हमारा जो डायपोल है ए बी, इसके बीच का जो सेपरेशन है वो 2L है। अगर मैं ओ से बी के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो ठीक इस 2L का हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस ओ से बी मेरे लिए हो जाएगी स्मॉल एल, जो 2L की हाफ है। और ऐसे कैसे अगर मैं बात करूं ओ ए के बारे में, तो ये जो डिस्टेंस है ओ से ए के बीच की, ये डिस्टेंस भी हमारे लिए 2L की ठीक हाफ हो जाएगी। इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं पॉइंट पी पर। मतलब अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस पॉइंट पर मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इस चार्ज को यहाँ से आप हटा दें। तो कुछ देर के लिए आप ये मान लें कि ये चार्ज यहाँ पर है ही नहीं। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और दूसरी बात कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है, डेवलप करता है, उसकी डायरेक्शन जो रहती है उस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो अगर हम देखने की कोशिश करें पी पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जो इस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब आगे के बारे में अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं E1 से। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 को हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने जो डेरिवेशन लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली यहाँ से पिक करने वाले हैं और यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो आपको ऐसा कुछ अलग से सॉल्यूशन नहीं करना है कि हम पहले इन चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करें। तो डेरिवेशन जो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। तो हमें एक लिमिटेड लाइन में डेरिवेशन को सॉल्व करना है। वैसे ही ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा ही होने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, E1 के बारे में, तो ये इंटेंसिटी क्या रहेगी, चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। तो प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो अगर आपको ध्यान हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की हमने देखी थी वो थी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन को हम यहाँ पर आइडियली यूज करने वाले हैं। तो जो E1 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी E1, हमने डायरेक्शन भी दे दी है यहाँ पर 1/4πε0, चार्ज की मैग्नीट्यूड है Q। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेचर से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो मायने रखेगी। तो जो डिस्टेंस की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हम फॉर्मूले में R स्क्वायर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो डिस्टेंस है एक चार्ज प्लस Q और Q नॉट के बीच की, वो फिलहाल हमारे लिए अननोन है। तो सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर गौर करूं वो ये कि हमारी जो डिस्टेंस है पॉइंट O और P के बीच की, वो डिस्टेंस R है और O से B के बीच की डिस्टेंस L है। अगर हम इसे कुछ इस तरीके से लिख दें कि जो डिस्टेंस है B और P, जिस पर हमने B पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और P पर टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये जो डिस्टेंस है BP, इसे हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो BP एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इस OP में से, मतलब इतनी डिस्टेंस में से ये OB को अगर माइनस कर दूंगा तो बची हुई डिस्टेंस मेरा ये BP होगी। तो BP को लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, OP में से OB को माइनस कर रहे हैं। तो OP की जो वैल्यू है वो है स्मॉल r और OB की जो वैल्यू है वो है स्मॉल l। इन दोनों डिस्टेंस को रख दिया है तो फाइनली हमारे पास BP जो फिलहाल अननोन थी उसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है, जो है r माइनस l। तो इसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस डिस्टेंस को डिफाइन कर दूं कि ये डिस्टेंस एक्चुअली किन पॉइंट्स के बीच में है। तो ये BP के बीच की डिस्टेंस हम लेकर चल रहे हैं। डायरेक्शन की अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो देखो इधर हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है हमारी इक्वेशन में, तो इधर भी मुझे कुछ ना कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी तरह। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो डायरेक्शन है अलोंग BP, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इस BP की वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व करके ला चुके हैं, तो फाइनली हमारी जो एक्सप्रेशन बन जाएगी E1 की वो हो जाएगी 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R माइनस L होल स्क्वायर। इस लाइन को हम फिर से लिख दें अलोंग BP। तो फिलहाल इस इक्वेशन को हम यहाँ से ज्यादा सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो फिलहाल मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूं ताकि इसका हम आगे किसी तरह यूज कर सकें। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 को फाइंड किया है जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई थी, अब यही अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होती है। मतलब अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके आसपास जो होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, चार्ज के अंदर की ओर जाती हुई होती है। तो अब अगर हमें इस नेगेटिव चार्ज माइनस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना है, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को हमको कुछ देर के लिए भूलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या कि हमारे सिस्टम में दो चार्ज हो जाएंगे, एक चार्ज हो जाएगा माइनस Q और दूसरा Q नॉट। अब जैसे ही हमने बोला कि जो ये नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज की ओर अंदर की ओर जाती हुई होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जैसे मैं रेड पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
ताकि ये दोनों डायरेक्शन हमें समझ में आए कि यार ये रेड कलर जो है इसको हमने नेगेटिव चार्ज बनाया है रेड कलर से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है E2, इसे हम E2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर अभी जैसे हमने E1 को फाइंड किया है वैसे के वैसे हम नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हुई है E2, उसको भी हम फाइंड कर ले। तो इसे हम फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge माइनस Q। तो नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हुई दिखाई दे रही है वो है E2, इसकी मैंने डायरेक्शन दे दी है, और इसी इक्वेशन का हम यूज करके फिर E2 के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे जो हो जाएगा 1/4πε0 Q। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि चार्ज का नेचर मायने नहीं रखता है, तो चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस क्यू है, लेकिन हम उस माइनस साइन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब सेपरेशन की अगर हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू और क्यू नॉट, इनके बीच की डिस्टेंस जो है इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो वो हो जाती है एपी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एपी, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, तो डिस्टेंस के ऊपर हम स्क्वायर लगा रहे हैं। अब ये एपी एक्चुअली होगा कितना, तो अगर हम यहाँ पर एपी के बारे में बात करें तो एपी फिलहाल हमारे लिए अननोन है और इसे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एक काम करूं कि ये जो ओपी है, इस ओपी में मैं ओए को ऐड कर दूं, तो होगा क्या कि ओपी भी मेरे लिए नोन है जिसकी वैल्यू आर है, और जो ओए है वो भी मेरे लिए नोन वैल्यू है जिसकी वैल्यू है स्मॉल है। अगर मैं ओपी में ओए को ऐड कर देता हूं तो मुझे हमारी वैल्यू एपी मिल जाएगी, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो एपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओपी प्लस ओ ए। तो ओपी की वैल्यू है आर और ओए की वैल्यू है स्मॉल एल। तो एपी जो है वो डिस्टेंस है हमारे लिए आर प्लस एल। तो इस डिस्टेंस को मैं इस इक्वेशन में यहाँ पर रख दूं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन बन जाएगी। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग पी ए। तो ये जो डिस्टेंस हम लेकर आए हैं आर प्लस एल, इसे एपी को रिप्लेस करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमारी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी आर प्लस एल स्क्वायर, और हम यहाँ पर इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं अलोंग पी ए। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी से ए की तरफ जा रही है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसे हम इक्वेशन नंबर दे रहे हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो जैसे मैंने बोला कि हमने दोनों अलग अलग चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है। पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो है E2। अब इन दोनों इंटेंसिटी का अगर मैं सम कर दूंगा तो फाइनली जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब अगर आप गौर से देखिए इस इक्वेशन को तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये माइनस है, और अगर ये वैल्यू जो है और इस वैल्यू को अगर हम देखें यहाँ पर R प्लस एल है, मतलब इसमें से L माइनस हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है। अगर वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और यहाँ पर R में L जो है वो प्लस हो रहा है। अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर हमारा और बड़ा हो रहा है, तो इंटेंसिटी E2 जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर बात करने की कोशिश करें, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो होगा क्या कि जो E1 है, E1 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो ग्रेटर रहेगा E2 से। आप इसे यहाँ डायग्राम पर भी समझ सकते हैं कि जो E1 है वो हम देखने की कोशिश करें तो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है BP, मतलब P पॉइंट B पॉइंट है वो ज्यादा क्लोज है। तो ये जो डिस्टेंस जितनी कम होती चली जाएगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। और इसी से अगर हम बात करें पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो बी के कंपैरिजन में पी से कुछ ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो E2 है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो इस E1 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो फाइनली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल से देखने की कोशिश करें
मैं यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, वो कितनी जाएगी? तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड करना है। तो अगर मैं ऐड करने की कोशिश करूं तो होगा क्या, ये है हमारा E1, तो मैं फिलहाल मैग्नीट्यूड यहां पर ले रहा हूं E1 प्लस E2, लेकिन अगर मैं दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ कंपेयर करूं तो हो क्या रहा है कि E1 के कंपैरिजन में E2 की जो डायरेक्शन है वो ठीक अपोजिट है, ठीक उलट है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, E2 को माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि E2 जो है वो E1 के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं आगे से सॉल्व करूं तो ये माइनस को अगर मैं इस मॉड से बाहर कर दूंगा तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने इक्वेशन बनाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और E2 की, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो जो हमारी इक्वेशन रहेगी, तो फिलहाल मैं डायरेक्शन और दोनों बता रहा हूँ। फाइनली हम मैग्नीट्यूड को सिंपल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E इज इक्वल्स टू, तो E1 की जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस L स्क्वायर, माइनस साइन लगाकर अब मैं E2 की एक्सप्रेशन रख रहा हूं जो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस L होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे और थोड़ा सिंपल करके सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो चीजें कॉमन आ रही है उन कॉमन टर्म्स को हम बाहर कर लें और एक ब्रैकेट लगा दें हमारी इक्वेशन के आगे। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों जगह कॉमन है, और ऐसे जैसे चार्ज Q की बात करें तो ये भी यहाँ से कॉमन निकल रहा है। तो मैं Q और डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो ब्रैकेट में फिलहाल हमारे पास बचेगा न्यूमरेटर में 1, यहाँ पर बचेगा R माइनस L होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 1/R प्लस L होल स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है कि इस पार्ट को ही यहाँ से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बाकी ये पार्ट फिलहाल कुछ देर के लिए तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लें। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगी वो होगी R⁴ माइनस L⁴। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो R का पूरे पहले तो स्क्वायर के साथ इसे ओपन करें, इसे भी स्क्वायर के साथ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूले के साथ इसे भी ओपन करें और फिर आपस में मल्टीप्लाई करें। तो स्टेप जो है वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो आपको भी ये चीज ध्यान रखना है कि हम सीधे ही इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं और फाइनली आप खुद ये रिजल्ट निकालेंगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होगा R⁴ माइनस L⁴। अब इनका एलसीएम लेने के बाद इन दोनों टर्म्स का, तो ये जो डिवाइड में R प्लस L स्क्वायर है मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरफ कर रहा हूँ, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी R प्लस L स्क्वायर, और ऐसे जैसे R माइनस L होल स्क्वायर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 1 के साथ, तो ये माइनस साइन लगाकर मैं इसे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करते हुए R माइनस L होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे R प्लस L होल स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ऐसे जैसे इसके बारे में बात करें ये माइनस बी होल स्क्वायर की तरह दिख रहा है, मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के साथ इसे हम ओपन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a हमने r को माना और b जो है l को माना। ऐसे कैसे यहाँ पर हम ओपन करें, खासकर बच्चों डेरिवेशन अगर आप कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि ये माइनस साइन जो है वो एक बार लिखते हैं और डायरेक्ट इस ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं, जिससे होता क्या है कि माइनस तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाता है और जो रिजल्ट है वो फिर हमारा गलत निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ब्रैकेट लगाकर ही इसे ओपन कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना है, ये जो माइनस साइन है इस माइनस साइन का पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो हम माइनस साइन का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। अब इस माइनस साइन को मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारे साइन जो है वो इन्वर्ट हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो r स्क्वायर l स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस l स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2rl। डिवाइड में हम लिख देंगे जो टर्म जैसी है वैसी की वैसी r टू दी पावर 4 माइनस l टू दी पावर 4। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर अपोजिट साइन होने के कारण एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ऐसे कैसे ये जो प्लस एल स्क्वायर है और ये माइनस एल स्क्वायर है ये भी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये टर्म्स जो है हमारे इक्वेशन में से हट चुकी है। तो फाइनली जो टर्म्स बच रही है वो बच रही है 2rl प्लस 2rl। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऐड करते हुए लिखेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 4rl divided by r to the power 4 minus l to the power 4। अब जो हमारी इक्वेशन चल रही है तो 4rl जो है इसे मैं कुछ ब्रेक करते हुए कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, ये जो 4rl है इक्वल्स टू, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2l इंटू 2r। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 4rl है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 2l इंटू 2r से, तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into 2l into 2r divided by r to the power 4 minus l to the power 4। तो इस इक्वेशन में जैसे मैं q लिखना भूल गया था तो फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसे q, तो ये जो q into 2l है ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अगर आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैप्टर के वीडियो सीरीज में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पर इसके लिए पूरा एक वीडियो हमने बना के रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो ये जो q into 2l है ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू q into 2l, ये हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हो जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught q into 2l को मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिसे हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं into 2r डिवाइडेड बाय r to the power 4 minus l to the power 4। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी इक्वेशन लगभग बन चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम केस स्टडी करेंगे, केस कंसिडर करेंगे कि अगर हम इमेजिन करें कि O पॉइंट से जो P पॉइंट है अगर इस P पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा दूर लेकर चले जाऊं तो उससे होगा क्या कि O और P के बीच की जो डिस्टेंस R है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब अगर इस डिस्टेंस R को मैं उस केस में अगर इस डिस्टेंस L के साथ अगर कंपेयर करूं तो उस केस में R L से इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर मैं इस L को यहाँ से माइनस भी कर दूं तो हमारा जो रिजल्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यही केस यहाँ पर लगा रहा हूं, इफ R जो है वो मच ग्रेटर देन हो L से देन L इज नेग्लिजिबल। हम इस L को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में नेग्लेक्ट कर देंगे L टू द पावर 4 को। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 1 by 4 pi epsilon naught P into 2R डिवाइडेड बाय R की पावर 4। तो अब यहाँ पर ये जो R है इस R के साथ कैंसिल हो रहा है तो मैं इसे कैंसिल यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पावर जो है वो 4 से घटकर जो है वो 3 हो जाएगी और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगी, वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught P और ये 2 को मैं आगे लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय R टू द पावर Q। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन हमें एयर मीडियम के लिए यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमने जो मीडियम कंसिडर किया है हमारे डेरिवेशन के लिए वो कंसिडर किया है एयर मीडियम। अगर हम चाहें तो इन दोनों चार्जेस के बीच में
हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंसिडर करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अगर हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमारी परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए वो हो जाएगी E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p डिवाइडेड बाय r3। तो जैसे मैंने बोला डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो अपना कांस्टेंट है k, तो हम k कंसीडर कर रहे हैं और इस k को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यह फाइनली हमारा एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें मिला है उसकी इक्वेशन है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की एंड ऑन पोजीशन के बारे में, तो एंड ऑन पोजीशन जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पॉसिबिलिटी रखता है आने की, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का जरूर आएगा। अगर हम बात करें एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि जो एंड ऑन पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं वो इंटेंसिटी क्या एयर मीडियम के लिए है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए है तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इस k का बस मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए सिर्फ एयर मीडियम के लिए हमें पूछा है तो इस k को हमें नहीं लिखना है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हो तो हम k का मल्टीप्लाई करते हुए चले तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ तक आ जाएगी। और एयर मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो हमें k का मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। इस डेरिवेशन की अगर हम बात करें दिखने में बड़ा जरूर है, लेकिन आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए 1-2 बार इसे देखिए और हो सके तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ में इसे सॉल्व करते चले जाइए। तो इससे होगा ये कि आपको ये डेरिवेशन इजीली समझ में आ जाएगा और आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.